पिछली क्लास में हम लोगों ने इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी के बारे में बातें की थी। मैं इतना कुछ समझा चुका हूं आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे बताने में सक्षम अब नहीं रह गए होंगे कि किस बॉडी को आप इलास्टिक बॉडी की कैटेगरी में रखेंगे, किसको प्लास्टिक बॉडी की कैटेगरी में रखेंगे और इलास्टिसिटी कैसे डिसाइड करेंगे। याद होगा आपको, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक कॉफिशिएंट आएगा इस चैप्टर में, एक अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है, उससे डिसाइड करते हैं किसी भी चीज की इलास्टिसिटी को। उस इलास्टिसिटी वाले कोफिशिएंट को एक नया नाम दिया गया था इस चैप्टर में, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसको हमने y से रिप्रेजेंट किया था, याद होगा आपको। तो y की वैल्यू पर डिपेंड करेगा किसी बॉडी की इलास्टिसिटी, कि कोई बॉडी कितनी ज्यादा इलास्टिक है, कितनी कम इलास्टिक है। इस बारे में अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले अभी आप अगले टॉपिक की तरफ बढ़िए। अगला टॉपिक में पहले क्या आएगा, सबसे पहले हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ भी दो हैं इस चैप्टर में, एक ये वाला हुक्स लॉ है जो मैं अभी बता रहा हूं, और एक इसके बाद मॉडिफाइड फॉर्म में आएगा। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, ठीक है ना। लिखिए क्या बताया, पहले लिखो, इट इज द बेसिक लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, HOOK', हुक्स लॉ, ठीक है। लिखें, दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बेसिक लॉ, हाँ वेरी गुड। पूरी थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बेसिक लॉ जो है ना, वो यही है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना, सबसे बेसिक लॉ है। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरी बात, हायर टेम्परेचर टू हीट का ट्रांसफर हमेशा लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। ये कुछ बेसिक बातें होती है, मतलब बहुत बेसिक लॉ हैं उस चीज के, उस कॉन्सेप्ट के सबसे बेसिक कहानियां। तो हुक्स लॉ भी इसमें एक तरीके से बेसिक लॉ है ना। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगली लाइन में लिखेगा, इट स्टेट्स दैट, किसी की चीज को इतना ज्यादा बार बार कराओ, इतना ज्यादा वो दिया जाता है ना तवज्जो, कि उसका मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए इसको इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है, ठीक है ना। मैंने आपसे बताया ये चैप्टर क्लास में ऐसे पढ़ा दिया जाएगा, बहुत प्यार से, ऐसे निकल के चले जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सबसे बहुत भयंकर इस्तेमाल है इंजीनियरिंग में इस चैप्टर का, इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, खास तौर से। तो क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, इट स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ए वायर, इट स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन, उसको इलोंगेशन भी कह सकते हैं, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ए वायर और एन इलास्टिक बॉडी, और इन एन इलास्टिक बॉडी, ठीक है। मतलब किसी भी वायर में, वायर जरूरी नहीं होता कि स्टील का ही हो। अब देखो ये भी बड़े काम की बात है, आपको बताओ ये वायर सुनते ही नाम आपके दिमाग में आता है, जैसे तार, बिजली के तार होते हैं, उनको सुन के वायर मतलब, वायर का क्या मतलब है, तार। कौन सा तार, कौन सा तार, बिजली के तार है ना, बिजली के तार, ऐसा नहीं है ना बच्चों। वायर कोई भी ऐसा सिलेंडर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, कोई भी ऐसा सिलेंडर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसकी लंबाई के कंपैरिजन में बहुत कम हो। देखो अब सुनेंगे नहीं, अरे बार बार तुम्हें मैं रोज, हर दिन तुम्हें मैं क्या कर रहा हूं, आम लोगों की कैटेगरी में से निकालकर पढ़े लिखे लोगों की कैटेगरी में ला रहा हूं। मैं कह रहा हूं आम लोगों की धारणा होती है ये, कि जब हम बोलेंगे भाई वायर, तो वो समझ जाते हैं तार की बात हो रही है, और वो तार भी जनरली उनके दिमाग में बिजली का तार ही आता है। क्लियर? तो बिजली की तार के चक्कर में नहीं लगना है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है। तो क्या है वायर, मतलब हर वो सिलेंडर जिसकी रेडियस उसकी लंबाई के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो। क्लियर है ना, नेग्लिजिबल हो। पतले सिलेंडर्स जो होते हैं, बारीक सिलेंडर्स जो होते हैं, पतले सिलेंडर्स, उनको कहा जाता है वायर, सिंपल, चाहे वो किसी भी चीज का हो। समझ गए ना, बहुत अच्छे, ठीक है। क्या हमने नहीं पढ़ा है, सिलिंड्रिकल ट्यूब जो होती हैं वो भी सिलेंडर हैं, और पतली ट्यूब्स होंगी तो वायर के जैसी ही दिखेंगी, ठीक है ना। क्लियर है, बहुत अच्छे। क्या लिखा, इट स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ए वायर और इन एन इलास्टिक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए, it states that the extension produced in a wire or in an elastic body is directly proportional to the load attached to it, is directly proportional to the load attached to it. Okay, load attached to it, मतलब अगर इसी बात को हम लोग यहां पे लिख करके समझाना चाहें तो सीधा मतलब है, हुक्स लॉ को बस ऐसे याद करिए आप, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, ये वर्ड यूज किया ना लोड, इन्होंने भी लोड ही वर्ड यूज किया, ठीक है ना, वेट भी नहीं कह रहे हम लोग सीधे इसको ना, कुछ और मतलब लोड कह रहे हैं, ठीक है ना। एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, एक्सटेंशन का मतलब है इलोंगेशन, अगर हम किसी चीज पर लोड डालेंगे तो उस चीज पर डाला गया लोड उस बॉडी के अंदर एक्सटेंशन लाएगा, लेकिन बाद में जाकर, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा, दोनों काम हो सकते हैं, एक्सटेंशन भी आ सकता है, कंप्रेशन भी आ सकता है, डिपेंड करता है इस बात पे कि लोड कैसे डाला जा रहा है। अगर टेंसाइल लोड डाला जा रहा है, कैसा, टेंसाइल, टेंसाइल, टेंसाइल मतलब, हे बच्चे इतने काम के चैप्टर को भी अगर आप इस तरह उड़ा रहे हो ना तो बड़ी बुरी बात है ये, सुनो ध्यान दो, मैंने कहा एक्सटेंशन, ये कौन सा फोर्स, टेंसाइल, टेंसाइल मतलब इसको तार को यहां लटकाकर इस पे किसी चीज को लटका देना, टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड, क्लियर, टेंसाइल लोड के कारण इसके अंदर आएगा क्या, एक्सटेंशन या एलोंगेशन। लेकिन किसी स्प्रिंग को या किसी ऑब्जेक्ट को यहां रखकर उसके ऊपर से यहां पर वजन रख देना तो सर कंप्रेशन, ये कहलाता है कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव, क्लियर, टेंसाइल फोर्स लगेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, और कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, एक नया टर्म आ गया यहां पर, स्ट्रेस, समझ में आ रही बात ना, यही तो खास बात है, यही खूबसूरती है फिजिक्स की कि धीरे धीरे इंग्लिश में भी फिजिक्स घुसी चली जा रही है, समझ लो ना, पहले इंग्लिश में जिन वर्ड्स को बताने के लिए हम लोग नए कुछ और वर्ड्स इस्तेमाल किया करते थे, आजकल वही वर्ड्स हम फिजिक्स के उठा रहे हैं ज्यादातर, हम बोलते हैं, पहले बोलते थे, हालांकि वो पहले भी दो वर्ड कैसे थे, टेंशन, यार बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है, आप इन तीनों चीजों का मतलब एक ही बात समझ लीजिए, ठीक है ना। तो हम तीनों के तीनों टर्म कहां से ले रहे हैं, ये फिजिक्स से ले रहे हैं, समझ गए। लेकिन तुम जीव हो तो स्ट्रेस को पता लगा लेते हो, फील करते हो, वैसे ही आप जिन अबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर लोड डालते हैं वो भी स्ट्रेस फील करते हैं, समझ में आ रही बात। जैसे इन पिलर्स के ऊपर, ये जो पिलर आपने बनाए हुए हैं, इन पिलर के ऊपर आप 4 मंजिल 5 मंजिल 6 मंजिल बनाते चले जाओगे, ठीक है भाई, क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा, यार हमारी भी कुछ क्या है, फीलिंग्स हैं, उनका भी कुछ ख्याल करो, लोड डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, ठीक है ना, तो समझ में आ रही बात। लेकिन कोई भी चीज कहां तक लोड को बियर कर सकती है, जहां तक सर उसकी इलास्टिक लिमिट ना आ जाए, इलास्टिक लिमिट जब वो कह देगा तुम एक के ऊपर दो, दो के ऊपर 3, 4 पिलर लगा के और 6 मंजिला मकान बनाने की कोशिश करोगे तो भाई वो ढह जाएगा, समझ में आ रही बात ना, क्योंकि वो इतना लोड बियर नहीं कर पाएगा, क्लियर रहती बात, बहुत अच्छे। तो सबसे पहली बात सुनो सुनो, ध्यान लगाओ, है ना, तो यानी कि इसने क्या कहा, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, ये उसी वाले एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए यहां पर कोई चीज लटकाकर उस पर आप क्या करिए, लोड डालिए, तो उससे एक्सटेंशन आएगा और वो एक्सटेंशन लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी तो आपने इसको लिख लिया, अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है ना, कि एक्सटेंशन लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। चलो जी दूसरी बात देखते हैं, ठीक है। अब अच्छा एक लाइन और लिखो, दिस प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड्स गुड। अब ये हमेशा के लिए नहीं होती है प्रोपोर्शनैलिटी, दिस प्रोपोर्शनैलिटी holds good, this proportionality holds good, this proportionality holds good up to a certain limit, ठीक है ना, this proportionality holds good up to a certain limit। क्या मतलब है इस बात का, ये जो proportionality है ना, अच्छा proportionality का मतलब क्या है, लोड बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन भी बढ़ेगा, बढ़ेगा भी नहीं, खाली क्या कहेंगे, लोड डबल कर देंगे एक्सटेंशन डबल हो जाएगा, कुछ बात समझ में ना, तो ऐसे समझिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये केवल तब तक होगा जब तक ये अपनी इलास्टिक लिमिट को अचीव ना कर ले, ठीक है ना, एक सर्टेन लिमिट तक ना पहुंच जाए। लिखिए, एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, दिस लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। पहली बात तो मैंने आपको इलास्टिक लिमिट को समझाया, है ना।
दिस प्रोपोर्शनलिटी होल्ड्स गुड अप टू ए सर्टेन लिमिट एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। अभी बताओ बात समझ में आएगी नहीं? अब बहुत सारे लोग, बार बार पहले भी बता चुका हूं, दिन बताया था, अभी बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग फ्लेक्सिबिलिटी को इलास्टिसिटी से मैच करने लगते हैं। उनको लगता है फ्लेक्सिबिलिटी ही इलास्टिसिटी होती है। बताया था ना उस दिन भी मैंने कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब रबर की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी कम होती है। स्टील की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। समझ में आ रही बात ना? उस दिन इस बारे में बात हुई थी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो फ्लेक्सिबल का उल्टा स्टिफ होता है, स्टिफ, समझ ना, हार्ड। ठीक है ना? कोई चीज अगर फ्लेक्सिबल है तो इजीली खिंच जाएगी, मतलब उसकी शेप और साइज को बदलना ना आसान होगा, शेप और साइज को बदलना आसान होगा। ठीक है ना? उसको आप किसी भी शेप में ले जाइए, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कर लीजिएगा, क्लियर। लेकिन और वो वापस शेप और साइज को रिगेन कर ले तो फिर वो इलास्टिक भी हो जाएगी। तो फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ इलास्टिक। फ्लेक्सिबल का उल्टा लेकिन क्या होता है? स्टिफ, समझ ना? फ्लेक्सिबल का उल्टा स्टिफ, हार्ड का उल्टा बोलिए सॉफ्ट, हार्ड का उल्टा सॉफ्ट, वीक का उल्टा स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे के सारे टर्म मैं क्यों बता रहा हूं? इनको ना कोरिलेट मत करिएगा इनसे आपस में कि हम कहने लगे सर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होना अलग चीज है, इलास्टिक होना अलग चीज है, समझना। हार्ड होना अलग चीज है, इलास्टिक होना अलग चीज है, समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। इलास्टिसिटी को मत मिलाइएगा। ब्रिटल का उल्टा बोलिए, ब्रिटल का उल्टा टफ होता है, ब्रिटल और टफ, क्लियर ना? ब्रिटल और टफ। और इलास्टिक का उल्टा प्लास्टिक। तो इलास्टिक को आप किसी और वर्ड से मत जोड़िएगा, इलास्टिक और प्लास्टिक आपस में कोरिलेशन रखते हैं, क्लियर है? बहुत अच्छे। चलो जी, बुक स्लो कंप्लीट हुआ। अब लेकिन प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक नया टॉपिक डालिए, स्ट्रेस। ये बड़े काम का है भाई, स्ट्रेस, ठीक है ना? स्ट्रेस। अब क्या होता क्या है स्ट्रेस? ठीक है, बहुत ध्यान सुनिए। सबसे पहली बात, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि भाई एक डिफॉर्मिंग फोर्स होता है और एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जब हम किसी बॉडी की शेप और साइज को फोर्स लगाकर डिफॉर्म करते हैं तो उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करने लगता है। वो चाहता है कि यार ये शेप और साइज बिगड़े नहीं, और अगर बिगड़ भी गई तो जैसे ही आप उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे तो वो रिस्टोरिंग फोर्स चाहेगा कि ये शेप और साइज वापस रीगेन हो जाए, क्लियर ना? तो उसको रीगेन कराने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। बहुत ध्यान सुनिए, किसी बॉडी का रिस्टोरिंग फोर्स जितना ज्यादा होगा उस बॉडी के अंदर स्ट्रेस उतना ज्यादा डेवलप होगा। नहीं समझे? बड़े काम की बात है, नहीं समझ में आएगी मुझे पता है, अभी नहीं समझ में आएगी, समझो कैसे समझ में आएगा। स्ट्रेस, पहले स्ट्रेस को समझ लेते हैं, छोड़ो सारी बात। स्ट्रेस हम अपने लिटरल मीनिंग में, आम भाषा में किस बात के लिए कहते हैं? हम कहते हैं भैया, बहुत ध्यान सुनो, टेंशन अलग चीज होती है। टेंशन होती है कब? टेंशन किसी चीज के लोड से नहीं, वर्क लोड आपके ऊपर नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, पिताजी की चाचा के साथ अनबन चल रही है, उसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हैं। आपके ऊपर कोई लोड नहीं डाला जा रहा है, वर्क नहीं दिया जा रहा है आपको, उसके बावजूद आप पे, मतलब आप बुरा फील कर रहे हैं, आपके दिन खराब चल रहे हैं, इसको कहा जाता है टेंशन। तब ये कहना चाहिए कि हम टेंशन में हैं, यार मैं इस समय बहुत टेंशन में हूं, क्लियर? क्योंकि कोई लोड नहीं डाला जा रहा आप पे, लेकिन फिर भी आप टेंशन में हैं कि ना, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनकी वजह, जो आपको हर्ट करती हैं, परेशान करती हैं, आपको अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है ना? उन चीजों से आप के अंदर क्या हो रहा है? टेंशन। समझ में आ रही बात? प्रेशर, प्रेशर, आपको काम दे दिया गया है बहुत ज्यादा एक ही समय में, तो सर क्या हो गया? प्रेशर बहुत ज्यादा है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। मतलब प्रेशर किस चीज का होता है? प्रेशर तब होता है जब आपको एक सर्टेन लिमिट में कोई काम करने के लिए दिया जाता है कि तुम्हें कल तक ही करके देना है काम, तो प्रेशर आता है, समझ ना? लेकिन अगर तुम्हारे पास कई सारे काम एक साथ आ जाए, यार ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है ना, और इतने कम समय में करना है, तो कहलाता है लोड। कि यार एक बंदे पे आना ना, लिमिट से ज्यादा लोड डाल दिया। कुछ बात समझना? आपको खाली एक काम दे दूं मैं कि तुम्हें कल तक ये फाइल बना के देनी है, तो इससे क्या लोड पड़ा? ठीक है, बना देंगे, चलो, प्रेशर तो आया कि कल तक करके देना है काम, प्रेशर तो है, लेकिन लोड नहीं पड़ रहा है कुछ ज्यादा। लेकिन तुम्हें कल तक फाइल भी जमा करनी है, उधर पिताजी को छोड़ने भी जाना है, उधर मम्मी को भी जो है ना कहीं शॉपिंग करने ले जाना है, मार्केट जाना है, इतने सारे काम है, और फिर मुझे क्या करना है? फाइल भी पूरी करनी है अपनी।
तो इससे क्या कहलाता है, ये कहलाता है लोड, कि एक व्यक्ति पे यार आपने ज्यादा लोड डाल रखा है, समझ मेरी बात ना, लोड। इस लोड से जो डेवलप होता है आपके अंदर वो होता है स्ट्रेस। कुछ बात समझ में आ रही है? बहुत काम की बातें बता रहा हूं, इतना डिटेल में ये सब चीजें नहीं, तो सब कॉमन वर्ड यूज करते हैं, लोगों को लगता है सब एक ही वर्ड है। टेंशन भी उसी बात को बताने के लिए, प्रेशर भी उसी बात को बताने के लिए, और लोड भी उसी बात को बताने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, समझिए ना, या स्ट्रेस उसी बात को बताने के लिए। तो स्ट्रेस कब डेवलप होता है, जब आप पर लोड डाला जा रहा होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और एक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट तक तो आप उस लोड को बियर करेंगे, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जाने लगे वो लोड तो आप बियर नहीं करें, आप क्या कहते हैं, सरेंडर कर देंगे। बहुत ध्यान सुनो, बार बार कह रहा हूं, ये बहुत काम की बातें चल रही हैं, जिसने एक भी पॉइंट मिस किया ना समझ में नहीं आएगा बाद में, और नहीं भी आएगा तो कौन से कुछ जिंदगी में कुछ कमी आ जाएगी, कमी तो तब भी नहीं आएगी, आप पढ़ाई छोड़ दो, नहीं समझे, अब बंद कर दो पढ़ाई, क्या करना है। जैसे कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना, अगर यार एक टॉपिक नहीं भी पढ़ा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर घट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है जिंदगी में। अरे भाई 2 नंबर के घटने से अगर फर्क नहीं पड़ता तो सारे कटने से भी कहां फर्क पड़ता है। कुछ और कर लेंगे जिंदगी में, कुछ जरूरी थोड़ी कि पढ़ाई करके कुछ और नहीं करेंगे ना, तो इसलिए छोड़ दो ना, हाँ बस जिंदगी रहने दो। तो इसलिए मान लो, इसलिए जिसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मेरा एक कॉन्सेप्ट बिगड़ गया, मेरा कॉन्सेप्ट खराब हो गया, उसकी जिंदगी में कुछ भी खराब हो जाए तो मुझे लगता है फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंसान हैं और आपको डर है, आपको दिमाग में थोड़ा बहुत फिक्र है उस चीज की, तो उसको हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए। यार एक भी मिस होगा तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, ठीक है ना, तो ध्यान लगाओ। सबसे पहली बात, अब भैया स्ट्रेस का मतलब लोड डालने पर स्ट्रेस डेवलप होता है। कैसे हुआ सर, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होने लगता है, उस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है ना। वो कितने के इक्वल होता है, अगर लोगों ने पूछा कि स्ट्रेस कितने के इक्वल होता है, पहली बात तो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी, द इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लो कि मैंने आप पे लोड डाल दिया, आप उसका अपोज भी नहीं कर रहे हो सामने से, स्ट्रेस किसको कहेंगे। स्ट्रेस का जनरली लोगों को पता नहीं चलता, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में घूम रहे होते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता है ना, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में घूम रहे होते हैं लेकिन पता नहीं चलता, एकदम से अचानक किसी खबर आ जाती है, ऊपर ना करे ऐसा कुछ खबर आई तो उसने कुछ गलत कदम उठा लिया भाई, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, यार पता ये तो बंदा यार लग भी नहीं रहा था, समझे ना, यार इतने स्ट्रेस में रहा होगा। हाँ फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत, बहुत लोगों को शॉकिंग लगा था, एकदम शॉक था सबके लिए कि अभी कुछ दिन पहले कैसी मूवी बना रहा है और कुछ दिन बाद क्या किया है, ठीक है ना, कुछ बात समझ में आ रही ना। तो मतलब कहने का है कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो जनरली बाहर से नहीं दिखती है। अरे सुन लो, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो जनरली बाहर से नहीं दिखती, आती जाती है, और उस स्ट्रेस के आने से कभी कभी इतना इंपैक्ट पड़ता है कि बॉडी टूट जाती है, लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेस चला जाता है तो बॉडी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। फॉर एग्जांपल टाइटैनिक, समझ में आ रही बात ना, टाइटैनिक के अंदर कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो गया था, थर्मल स्ट्रेस, वो भी स्ट्रेस ही था। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, हीट पाकर बॉडीज क्या होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, लिमिट से ज्यादा गर्म कर दोगे, एक्सपेंड होते होते एक दिन आएगा कि तार जैसा बन जाएगा, फ्लो करने लग जाएगी। जहां चीजें फ्लो करने लगी, जैसे मान लीजिए कि स्टील पे ऊपर आप लोड डाल रहे हैं, मैंने आपको उस दिन दिखाया था स्टील के स्प्रिंग, अभी दिखाऊंगा सब है ना, तो स्टील के स्प्रिंग जो आपको दिखाए थे उसमें जब हम लोड डाल रहे थे तो भैया अभी तो ये रीगेन करने की कंडीशन में है, लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा लोड डाल देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि उसके बियॉन्ड ना आप खाली 1-2 ग्राम का वजन डालिएगा वो नीचे जाएगा बंद से, मतलब जहां उसकी इलास्टिक लिमिट पार हुई ना उसके बाद आप उस पर 10 ग्राम भी वजन बढ़ा देंगे ना तो अब वो ऐसे मतलब ऐसे मूव कर जाएगा, स्टील का स्प्रिंग भी ऐसे, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि फ्लूइडिटी आ जाएगी उसके अंदर। ये सब हम पढ़ेंगे अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, स्कूल में बताया गया होगा, यही इंपॉर्टेंट है, यही आएगा पेपर में, पेपर के लिए कर्व बनाया गया हो ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे, अगर स्कूल गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। खैर तो चलो कुल मिला जुलाकर बात समझ आई नहीं होगी, ठीक है ना, स्कूल जाते होंगे अगर आप लोग, ठीक है ना, ओके समझ में आया। अभी सुनो, अच्छा तो भाई स्ट्रेस का मतलब यानी कहने वाला समझ में आया, वहां क्या हुआ, बर्फीली जगहों पर जब टाइटैनिक चल रहा था तो क्या हुआ, ठंडक की वजह से उसका जो मटेरियल था वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, और कॉन्ट्रैक्ट होते होते उसमें इतना स्ट्रेस डेवलप हो गया कि एक आइसबर्ग से टकराते क्या हुआ, वो ब्रेक हो गया, ठीक है ना। जहां पर स्ट्रेस डेवलप हो रखा था ना वहीं से उसके 2 टुकड़े ऐसे हो गए, समझ गया ना, टूट गया, और टूटती मतलब ये लिमिट उसकी पार होने लगी थी और लोगों को एहसास तक नहीं हुआ। मैंने कहा ना स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसका किसी को पता नहीं चलता।
समझ रहे हो ना, पता लगा स्ट्रेस में चल रहा है। वे टाइटैनिक पे ऊपर जश्न मना रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, और ये नीचे इतने स्ट्रेस में है कि वो सब मजे कर रहे हैं जो ऊपर लोग थे वहां, ठीक है ना, वो जश्न मना रहे हैं, और ये क्या, ये स्ट्रेस में है। जहाज को कोई देख ही नहीं रहा भाई वो कितने स्ट्रेस में है, ठीक है ना, उसका स्ट्रेस किसी ने फील नहीं किया, इसी वजह से क्या हुआ, सब डूब गए, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। तो नैया डूब जाती है कई बार, ठीक, ध्यान लगा लो, बार बार कह रहा हूं, काम की बातें हैं ये, ठीक है। ये आप पता है, ये साइंस के फील्ड में इसको ना बड़े डिजास्टर में गिना जाता है, बड़े डिजास्टर में, साइंस की फील्ड में बहुत बड़ी मिस्टेक में माना जाता है इसको, कि साइंस इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक कमी किया है, बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं हुई इतनी बड़ी। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ दावा करने वाले इंजीनियर्स थे कि ये कभी भी नहीं डूबने वाला जहाज बनाया हमने, समझ ना, और पहली बार में डूब गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सबक था इंजीनियर्स के लिए, कि छोटी सी गलती क्या करा सकती है, बहुत बड़ा नुकसान। बहुत छोटी सी गलती थी वो, कोई बहुत बड़ी गलती थोड़ी नहीं थी। छोटी सी गलती क्या थी? छोटी सी गलती ये थी कि मटेरियल जो हमने इस्तेमाल किया, देखा नहीं कि वो कितना थर्मल स्ट्रेस झेल सकता है, और हम जिस जगह चल रहे हैं वहां पर अभी समय का टेम्परेचर कितना है, एक बात। दूसरी बात, जो हमने बॉडी बनाई है, शेल बनाया है, अगर उसको हल्का लूज रखेंगे तो स्ट्रेस आते आते भी, खिंचाव आते आते भी बॉडी जो है वो टूटेगी नहीं। लेकिन अगर आप किसी चीज को लूज नहीं रख रहे हैं, जैसे क्या, आपने दो खंभों के बीच में जो तार लगाए हैं उनको ऐसे आपने हल्का क्या कर दिया, झोल देके छोड़ा हुआ है, मतलब दो खंभों के बीच की दूरी है 5 मीटर, आपने तार लगाया 5.5 मीटर। क्या मतलब है? ताकि हल्का सा क्या रहे, ढीला रहे तार। ये ढीला तार क्यों रहे? ताकि सर्दियों के दिनों में अगर ये क्या होने लगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, ठीक है ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होने भी लगे तो ये टूटने ना पाए, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा भाई, आधा मीटर या इतना थोड़ी ना होता है। अभी देखेगा एलोंगेशन आएगा, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा आएगा, बहुत थोड़ा। ऐसा थोड़ी होता कि 5 मीटर की चीज 4 मीटर तक इलोंगेट हो गई, वो इलोंगेशन थोड़ी ना हुआ, वो तो टूटना होगा चीज होगा, ठीक है ना। उस समय उस कंडीशन में तो टूट जाएगी चीज, समझिए ना। तो कहने का मतलब यह है कि वो थोड़ा बहुत इलोंगेशन जो आ सकता है, उसी की वजह से यहां पर हमने क्या कर रखा है, झोल दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? हर चीज पर फोकस करना होता है इंजीनियर्स को, हर चीज पर, ठीक है ना, कि ये कमी ना हो जाए, ये कमी ना हो जाए, नहीं तो बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। क्लियर? चलो जी, तो स्ट्रेस की पहले डेफिनेशन लिख लो, मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। अगर हम थोड़ा सा शेल को सही से बनाए होते उस समय, या जो भी रहा होगा उस समय, ठीक है ना, ध्यान दिए रहे हो, तो थोड़ा सा पॉइंट था बस, छोटे से पॉइंट की मिसिंग से पूरा टाइटैनिक बर्बाद हुआ, ठीक है ना। लिखो स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेट अप इन द बॉडी, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया set up in the body when deformed by an external force. It is defined as the restoring force per unit area set up, restoring force per unit area set up, है ना, restoring force per unit area set up in the body, when deformed by an external force, when deformed by an एक्सटर्नल फोर्स। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब मेजर कैसे करेंगे इसको? सर मेजर करने के लिए हम लगाएंगे फोर्स अपॉन एरिया, वही पुराने कहानी। स्ट्रेस और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। बहुत ज्यादा मन कर रहा हो तो लिख लो रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। क्लियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैं देखो, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए, नहीं सुधर जाओ, ऐसी बात है ना, क्या करो, ठीक है ना। देखो स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये फॉर्मूला है देखिए। अब सर प्रेशर है आपका, सर प्रेशर भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, और सर ये भी है आपका फोर्स, हाँ है ना। हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस की, तो बच्चे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये है बॉडी, मैं जब इसको खींचूंगा ना तो इस एरिया पे डिपेंड करेगा, ना कि इस पर। समझ में आ रही बात? और जो हमारा प्रेशर है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? मतलब जैसे मेरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, क्लियर, और मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट जमीन के साथ जो है वो उसके एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा, क्लियर है। अगर मैं लेट जाऊंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अभी मेरे पैरों पे जितना, इसलिए तो आदमी आराम करने के लिए क्या होता है, लेटता है जा करके, भाई आराम कर लो।
आराम कर लो मतलब क्या, खड़े खड़े आपके पैरों में क्या हो रखा है, प्रेशर ज्यादा आ गया भाई, वेट को झेल रहे हो ना लगातार। हालांकि उसी से धीरे धीरे क्या भी होता है, स्ट्रेस भी डेवलप होता है, क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है यहाँ, समझ में आ रही बात ना। लेकिन खड़े रहोगे तो स्ट्रेस डेवलप होगा, लेट जाओगे तो स्ट्रेस क्यों आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अब कोई लोड नहीं पड़ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, बात समझ में आ रही ना, रिस्टोर कराने वाला कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर है, अभी कोई डाउट है, अरे समझ में आ रही बात। मैंने आपको कहा मैं, मेरा बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो बॉडी को डिफॉर्म करना चाहता है ना, डिफॉर्म करना मतलब वेट लगाकर बॉडी को छोटा करना चाहता है, लेकिन उसी के रिस्टोरिंग फोर्स अगेंस्ट में रिस्टोरिंग फोर्स मान लो आप, समझ में आ रही बात ना। खैर तो एक मिनट, स्ट्रेस की कहानी समझ में आ गई, स्ट्रेस समझ में आ गया। यूनिट बताओ जल्दी से, ऐसा यूनिट सर वही होगी, हाँ पास्कल, वेरी गुड, ऐसा यूनिट पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जल्दी से बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, वेरी गुड, डायमेंशनल फार्मूला क्या कहने, ml की पावर -2 है ना, अपॉन में कितना l स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, ml की पावर -1 t की पावर -2, लो जी हो गया, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत बार बार कह रहा हूँ, बहुत काम की बात है। नेक्स्ट लिखो जल्दी से, ठीक है, भाई बात ना करो, ठीक है ना, लिखो नेक्स्ट। हो गया, टाइम बताओ बच्चे, टाइम बताओ, 20, ओके। सुनो भाई जल्दी से, नेक्स्ट लिखिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस। इंसानों की जिंदगी में कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, कौन कौन से दो, हाँ वेरी गुड, किसने बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है ना। इंसानों की जिंदगी में 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक यू स्ट्रेस और एक डिस्ट्रेस, ठीक है ना। यू स्ट्रेस क्या फर्क है, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में क्या फर्क है, हाँ, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, जो होता है वो बॉडी के लिए अच्छा होता है, वो थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करता है किसी काम को करने। किस कहानी में पढ़ा तुमने ये सब, अच्छा AI IP का पढ़ा, सही है, वेरी गुड, हाँ सही है इसका मतलब, ठीक, हाँ AI मतलब कुल मिला कर यू स्ट्रेस जो है वो मोटिवेटेड रखने के लिए होता है इंसान को, और डिस्ट्रेस जो है वो डिमोटिवेटेड रखने के लिए होता है इंसान को, बात समझिएगा, दोनों एकदम उल्टे हैं, ठीक है ना। यू स्ट्रेस मतलब, अरे सुनो, ध्यान लगाओ, यू स्ट्रेस, अरे भाई ध्यान लगाओ, यू स्ट्रेस मतलब आपने अभी जेई एडवांस का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई आपकी, ठीक है ना। अब देखो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे खुश होते हो बस, सुनो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे खुश होते हो, सुनो अब, सुनो बस हो गया, ये नीट वाला है, वो जेई वाला है, छोड़ दो, इधर ध्यान लगाओ। तो कहने का मतलब ये है, सुनो भाई बच्चे, अब है ना, क्या हुआ, मान लीजिए कि 1% ऐसा हो और ऊपर करते हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक। तो मान लीजिए आपकी AIR 1 हो गई, अब रैंक 1 आते ही आपके पास कॉल्स पे कॉल्स आना स्टार्ट हो गए, किसके, सारे रिश्तेदार, जो दूर दराज के भी रिश्तेदार है ना, जो जानते भी नहीं तुम्हें, वो भी कॉल करके कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। हालांकि ये जेई के बेस पर मैं बता रहा हूं, ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर यही काम आपका हो जाता है यूपीएससी में सिलेक्शन होने पर, तो ज्यादा कॉल्स आएंगी, क्योंकि जेई से ज्यादा कॉल तब आएंगी, क्योंकि जेई हो गया, अभी तो बीटेक करेगा, पता नहीं क्या करेगा, तो कोई नहीं कॉल करेगा। आईएएस बन गए तो भाई पता नहीं कब काम पड़ जाएगा आपसे, तो सब कॉल करेंगे, समझ में आ रही बात ना। तो पता चला कि आपकी आईएएस का रिजल्ट आया और आप आईएएस हो गए, तो आप पे कॉल आ रही हैं, उधर सारे रिलेटिव्स कॉल कर रहे हैं, उधर सारे के सारे जो है ना मीडिया वाले कॉल किए जा रहे हैं, वो कभी आधे घंटे का टाइम मांग रहे हैं, वो 10 मिनट का टाइम मांग रहे हैं, सर प्लीज 10 मिनट के लिए इंटरव्यू दे दीजिए, 5 मिनट के लिए इंटरव्यू दे दीजिए। अब आप दिन रात, अच्छा हर आदमी चाहता है जितनी जल्दी मेरी पहुंच हो जाए उतना अच्छा है, तो सारे मीडिया वाले जल्दी जल्दी पहुंचना चाहते हैं आप तक, तो इस चक्कर में वो आपको अगले 3 दिनों तक
सोने ही नहीं दे रहे हैं। कभी ये कोचिंग खींच रही है अपनी तरफ, कभी कोई वो कोचिंग खींच रही है, चलो हमारे कोचिंग में आके बता दो मैंने यहाँ से पढ़ा है, कभी वो कह रहा है मैंने यहाँ से पढ़ा है, समझ लो ना। तो आपका अगले 3-4 दिनों तक ये हालत है जिसका कोई कहना नहीं, लेकिन आप फिर भी खुश घूम रहे हैं। सुनो एक गधे, ध्यान लगाओ, है ना। अगले 3 दिनों तक आप परेशान तो हैं, बहुत काम आ गया आपके ऊपर, रात दिन सोने का मौका नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप क्या है अंदर से खुश हैं, क्योंकि वो जो भी हो रहा है वो आपको बढ़ावा दे रहा है। जितने लोग आपको बार बार पूछ रहे हैं, खींच रहे हैं, बुला रहे हैं, नींद तो पूरी नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन अंदर से फील आ रहा है अच्छा यार लोग मुझे पूछ रहे हैं, देखो ना चारों तरफ से मेरे पास कॉल आ रही हैं। तो इस तरह के स्ट्रेस को क्या कहा जाता है? बॉडी उस समय भी स्ट्रेस में आ जाती है, ऐसा नहीं है बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, लेकिन उस तरह के स्ट्रेस को यू स्ट्रेस कहा जाता है, समझ गए। और फिर इसी का जस्ट उल्टा, ऊपर वाला ने करे कि यूपीएससी में आपका रिजल्ट आया और आपकी रैंक नहीं आई, फिर मामा जी की कॉल आ रही है, बुआ जी की कॉल आ रही है, उधर से ताऊ जी कॉल आ रही है, गधे कुछ मत करना जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाओगे, यही करोगे, रिजल्ट खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो देखो मेरे बेटे का तो देखो इतनी रैंक आ गई, वो हमारे पड़ोसी की इतनी रैंक आ गई, 10 के एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझे ना। एक तो तुम पहले से टेंशन में हो कि भैया रैंक नहीं आई है, मेहनत करके खराब हो गई है, ऊपर से वो 4 लोग और कॉल कर रहे हैं, कॉल उनके पास भी आ रही है, कॉल तुम्हारे पास भी आ रही है, कॉल सिलेक्शन वाले के पास भी आ रही है, कॉल रिजेक्शन वाले के पास भी आ रही है। तो उसके पास आने वाली कॉल क्या कर रही है? डिस स्ट्रेस को बढ़ा रही है, ठीक है ना। कौन सा स्ट्रेस? डिस्ट्रेस। उस ऐसा स्ट्रेस जो कि आपके अंदर नेगेटिविटी भी लेके आए, गुस्सा पैदा कर दे, चिड़चिड़ाहट पैदा कर दे, उसको क्या कहा जाएगा? डिस स्ट्रेस। और वो चीज जो आपको अंदर से आनंदित महसूस कराए पर स्ट्रेस आ रहा हो, यू स्ट्रेस। समझ गए? बहुत अच्छे। चलो खैर, लेकिन यहां पर हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपने ऊपर नहीं बात करेंगे। ये तो ये 2 टाइप के होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस 2 टाइप के होते हैं। पहला लिखिए नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। पहले आपने लिखा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में ना, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में 2 लिख लो, पहला नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस। हाँ वेरी गुड, शेयर स्ट्रेस भी कहते हैं। ये लड़की तो बहुत पढ़ने लगी यार, क्या हो गया ना, अच्छी बात है भाई, स्कूल से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पढ़ के बताओ तो बस मुझे, वही मेरे लिए काफ़ी है। टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है उसी को शेयर स्ट्रेस भी कह सकते हैं, ये सही बता रही है, ठीक है ना, शेयर स्ट्रेस। ओके, हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल। लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं, समझ ना, नॉर्मल। चलो ठीक है, ध्यान रखो। अब देखो, तो नॉर्मल स्ट्रेस मतलब लिखिए द डिफॉर्मिंग फोर्स, पहले नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में लिखिए, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, the deforming force acting per unit area normal to the surface of the body, normal to the surface, normal मतलब perpendicular है ना। अगर फोर्स कैसे लग रहा हो? परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनली, ठीक है ना, वेरी गुड। ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो क्या लिखा? द फोर्स, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। यही नॉर्मल स्ट्रेस 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2? टेंसाइल और कंप्रेसिव। वो जो मैं भी बताता हूं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो अगर आप किसी चीज को खींचेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, दबाएंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छी। नेक्स्ट देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस, हो गया ना, समझ गए। नेक्स्ट देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस, जल्दी कर लो, एक लेवल तक जाना जरूरी है हमारा, ठीक है ना, वहां तक पहुंचेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे हम चीजों को। लिखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस, लिखिए द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू द सरफेस, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू द सरफेस is called tangential stress, is called tangential stress, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू द सरफेस, है ना, क्या लिखवाया? द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू द सरफेस। मतलब क्या?
समझाता हूं, ठीक है ना, टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है, क्या कहलाएगा ये, शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखिए मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है आपके पास, स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन पर ऐसे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स टेंसाइल स्ट्रेस की कैटेगरी में आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, क्लियर। इसी का ही दूसरा रूप सर कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल मतलब नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में आते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, नहीं समझे, दोनों तरफ से इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे होंगे तो ये दोनों नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप करेंगे। इन नॉर्मल में ये वाला कौन सा कहलाएगा, टेंसाइल। वैसे तो दोनों कैसे हैं, नॉर्मल, दोनों स्ट्रेस कैसे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, लेकिन ये कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस और इसमें आएगा क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। संस्कृति बात समझ में आ रही है, पक्का, बहुत अच्छे। एक होता है क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपने कभी, हो सकता है कभी ना कभी बढ़ई को काम करते हुए देखा हो, ठीक है, तो बढ़ई जब काम करता है तो लकड़ी को अक्सर प्लेन करने के लिए एक प्लेनर का इस्तेमाल करता है और वो प्लेनर का इस्तेमाल करते समय लकड़ी को ऊपर से छीलता है, यही होता है ना। तो लकड़ी को छीलने का जो ये प्रोसेस है इसमें फोर्स कहां लगेगा, टेंजेंशियली, समझ में आ रही बात ना, क्लियर। यहां क्या लगा देगा, एक ऑब्स्टेकल लगा देगा, बिना ऑब्स्टेकल के इसको रोक नहीं पाओगे, मतलब कोई लकड़ी वकड़ी पहले से गाड़ देगा उसमें कील से और फिर उसके सामने क्या रखेगा, अपना स्पेसिमेन जिसको हमें घिसना है उसको यहां रख करके उसके ऊपर रंधे से ऐसे करके क्या करता है, घिसाई करता है। तो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है जो उसकी परत पे ऊपर लग रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है, वो इसके अंदर कौन सा स्ट्रेस डेवलप करेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप करेगा। इस तरह के स्ट्रेस को कहा जाता है शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। बार बार कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, पक्का, बहुत अच्छे। सिल बट्टे के ऊपर, सिल बट्टा देखा है, बट्टा जो स्ट्रेस डेवलप करेगा सिल के ऊपर, टेंजेंशियल स्ट्रेस, नहीं समझे भाई। ऐसे बट्टा लेकर के हम लोग मसाला पीसने की जगह ऐसे करते हैं ना, तो ऊपर से जो फोर्स लगेगा कैसे लग रहा है, टेंजेंशियल, ऐसे तो नहीं लगाते ना, ऐसे लगाते हैं, ऐसे, क्लियर है, बहुत अच्छे। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्लियर हो रहा है, पक्का। देखो मैं कैसे आपको, मैं कहां कहां आपको एग्जांपल बता देता हूं, ए बच्चे ध्यान लगाओ, यही एग्जांपल आपको सोचने हैं, समझे ना। मैंने तो धीरे धीरे इस तरफ कदम बढ़ा रहा हूं कि आपको धीरे धीरे डेली लाइफ के जो एग्जांपल है वो दिखाता चला जाऊं। पहले ऐसे क्लास में यही बताए जा रहे थे, अब थोड़ा दिखाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन बार बार आपसे कह रहा हूं देख कर ऑब्जर्व किया करो। यार यहां मेरे फिजिक्स की क्या कहानी है, कुछ भी देख रहे हो ना दुनिया में होता हुआ, वहां अब दिमाग लगाओ, मेरा फिजिक्स कहां है यहां, समझ ना, बात समझ में ना। दुनिया झूला झूल रही है, तुम वहां फिजिक्स लगा रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, तभी कुछ कर पाओगे भाई, तभी तो लाखों करोड़। एक बात तो बताओ यार, मैंने आपको थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले मैंने आपको सत्य नडेला का एग्जांपल दिया था, अरबों लोगों में से एक ही तो सत्य नडेला है, समझ रहे ना। तो फिर इसलिए कह रहा हूं, कुछ 100 लोग झूल रहे हैं, एक आप खड़े वहां फिजिक्स ढूंढ रहे हैं, समझ में आ रही बात ना, तब मजा है पढ़ाई करने का, ठीक है ना। कि भाई मेरी यहां फिजिक्स कहां लग रही है, हमारा फिजिक्स कहां है इसमें, हमारी केमिस्ट्री कहां है इसमें, हमारी बायोलॉजी कहां है इसमें, मैथ्स कहां लग रहा है इसमें, क्लियर है। ऐसे ढूंढने लग जाओ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, उस तरह के स्टूडेंट, जिस तरह के स्टूडेंट की मैं आपको एग्जांपल दिया करता हूं ना, वैसे स्टूडेंट बन जाओगे कुछ ही दिनों में, ठीक है ना। क्योंकि मैंने उसको हमेशा यही कहा, भाई पढ़ो, बस तुम पढ़ो और बड़ा खाली मजे करो, मजे करते रहो, वो दुनिया में घूम रहे हो तब भी सब पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना, दिमाग लगाकर काम करो, ठीक है। तो अभी बताओ यहाँ पर, ये देखो यहाँ ये अभी से प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसमें भी कौन सा डेवलप कर रहे हो, ये खींच के लंबा करने के चक्कर में लगे उसको, है ना। लेकिन सुनो, इनको ये नहीं पता कि ये इतनी ज्यादा इलास्टिक लिमिट है इसकी कि इसका रेजिस्टिव फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। अभी देखेंगे तुम्हें, है ना, तुम्हें अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो ध्यान रखो, ये सारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा अभी। अच्छा यहाँ सुनो, तो सबसे पहले भाई ये वाले स्ट्रेस को क्या कहोगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, डेफिनेशन लिखवा दी मैंने। अब बड़े ध्यान सुनना काम की बात, फिर नया एक टर्म आ रहा है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, बहुत नए नए टर्म आएंगे आपकी जिंदगी में, फिर एकदम से एक नए टर्म की एंट्री हो रही है, क्या है, स्ट्रेन। क्या टर्म है, स्ट्रेन। अब भैया ये स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन मतलब जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लोड डालते हैं,
तो हुक्स ने कहा था उसके अंदर एक्सटेंशन आता है, उस एक्सटेंशन की जो वैल्यू होती है लोड पे डिपेंड करती है। लोड ज्यादा होगा तो एक्सटेंशन भी ज्यादा आएगा, लोड कम होगा तो एक्सटेंशन भी कम आएगा। क्लियर? ओके जी। अगर जब हम वो लोड डालकर उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो एक्सटेंशन आता है वो एक्सटेंशन का अपनी ओरिजिनल लेंथ के साथ जो रेशियो होता है उसी को क्या कहा जाता है? स्ट्रेन कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना? मान लीजिए किसी चीज की लेंथ में इंक्रीमेंट आ गया। स्ट्रेन भी अब 3 टाइप के होते हैं। लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी उसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर? मतलब किसी बॉडी पर लोड डालने से, लोड डाल देने से उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाए, लेंथ में, तो सर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या कहलाएगा? स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन, इसका नाम क्या होगा? पहले तो बार बार कर रहा हूं। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। लिख लीजिए, छोड़िए, बिना टाइम वेस्ट करना है। जल्दी देखो, स्ट्रेन हेडिंग डालिए, नेक्स्ट स्ट्रेन। ये छोटे छोटे 2 डायग्राम बना लिए होंगे ना, कर लिया करो, तुरंत कर लिया करो काम। ये नॉर्मल स्ट्रेस का है एग्जांपल, और ये किसका है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। और मैं आपको बिल्कुल डेली लाइफ में भी बता रहा हूं कि डेली लाइफ में कहां देखने को मिलेंगे ये सब, ठीक है ना? टेंजेंशियल स्ट्रेस। और फिर उसके बाद जल्दी से छोटी सी डेफिनेशन लिखिए स्ट्रेन की। स्ट्रेन, ठीक है? ओके जी, लिखो स्ट्रेन। लिखें, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of it is defined as the ratio of change in dimension. It is defined as the ratio of change in dimension, मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया, इन सब में जो चेंज आता है उसकी बात कर रहे हैं। चेंज इन डायमेंशन, हाँ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। जब हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो चेंज आएगा। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तो चेंज आएगा क्या? अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा सर। क्लियर है? बहुत अच्छे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्ट्रेन का? बच्चों स्ट्रेन का फॉर्मूला सीधे जैसे वहां था स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, वैसे ही स्ट्रेन का फॉर्मूला स्ट्रेन इज इक्वल टू सर चेंज इन डायमेंशन, पूरा लिखे ऐसे, चेंज इन डायमेंशन, ठीक है ना, मेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। ओके जी, हाँ वेरी गुड, डायमेंशन। अब लेकिन ये मैंने अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि फिर मैं उसको अलग अलग में बताऊंगा ना। अब लीनियर स्ट्रेन मतलब, ध्यान लगाओ बच्चों, है ना, ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है लीनियर स्ट्रेन, या इसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं। तो लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। बच्चे बात ना करो, मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से बात सुनो क्योंकि टाइम भी कम है और काम ज्यादा है हमें। लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? यानी कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम करेंगे स्मॉल ई से, पता नहीं बुक में किससे किया गया वो, छोड़ो। स्मॉल ई इज इक्वल टू, वेरी गुड, डेल्टा एल अपॉन एल भी कह सकते हो, और कुछ किताबों में स्मॉल ई इज इक्वल टू ये वाला डेल्टा यूज किया गया तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, ठीक है ना, इंक्रीमेंट इन लेंथ। पहले कितनी थी मान लो एल, बाद में हो गई एल डैश, तो एल डैश में से एल को घटाकर जो बचेगा वो क्या होगा? डेल्टा एल होगा ना। तो इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हो ना भाई, एल डैश माइनस एल अपॉन एल। अच्छा, लेकिन इसको ऐसे क्यों नहीं कर रहा हूं? इसको ऐसे लिख लो, ये क्या है? एल डैश डिफरेंस एल, डिफरेंस बोल रहा हूं, कारण अगर इलोंगेशन आया होगा तो एल डैश बड़ा होगा, एल छोटा होगा, और अगर इलोंगेशन नहीं आया होगा छोड़ दो, आप यही रखो एल डैश माइनस एल। इससे एक फायदा मुझे और मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? अगर मैंने एल डैश माइनस एल रखा तो अगर एल डैश बड़ा होगा और एल छोटा होगा
तो सर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आया तो समझ जाना कि सर इलोंगेशन है, और अगर एल डैश छोटा हुआ और एल बड़ा हुआ तो नेगेटिव में वही आंसर आएगा। तो हम बोलेंगे सर इसका मतलब कंप्रेशन है। क्लियर है? इलोंगेशन को पॉजिटिव और कंप्रेशन को नेगेटिव लेंगे। क्लियर? बहुत अच्छे। तो ई डैश बराबर डेल्टा एल अपॉन एल या फिर एल डैश माइनस एल अपॉन एल। क्लियर? बहुत अच्छे। दूसरा होता है क्या? दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम, किसी भी बॉडी के ओरिजिनल वॉल्यूम में आने वाला चेंज, समझ गए ना? मतलब डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई वी से। ई के नीचे बस वी लगा देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वी अपॉन ओरिजिनल वी, डेल्टा वी अपॉन वी। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया। ठीक है क्या बच्चे? हाँ, स्ट्रेन को हम स्मॉल ई से, स्ट्रेन को कहाँ, हाँ कोई बात नहीं, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मॉल ई बहुत फायदे का है। ठीक है ना? क्या बच्चे? हाँ लिख दो, क्या दिक्कत है, वो लिखा तो है ऊपर, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म भी जरूरी होती है ना बच्चे। अभी हम मान लो ये तो तुम ये तो बार बार क्या लिखोगे, तुम ये लिखोगे ना भाई, जैसे P बराबर F अपॉन A लिखते हैं, ये सिग्मा बराबर F अपॉन A सीधे लिखते हैं। V बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब V बराबर S अपॉन T सीधे लिखते हैं ना, ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक, सिंबॉलिक फॉर्म का होना भी जरूरी होता है। ठीक, ओके जी बच्चा, हो गया ये, इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। एक और बच्चा बस केवल, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन अच्छा यूनिट बताओ इसकी, स्ट्रेन की यूनिट ले। ये बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं हम, इसका जिक्र हमने सबसे पहली दूसरी तीसरी क्लासेस में किया था, याद है? मैंने बताया था स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। लिखिए शेयर स्ट्रेन, लिखिए इट इज डिफाइंड एज द एंगल, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच, इट इज डिफाइंड एज, है ना? तो बोलो 1 बजे कम से कम 1 बजे एक पर। ठीक है, तो अच्छा किया, तुम बहुत समझदार बच्ची हो। ठीक है ना? लिखो इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज क्या? द एंगल थ्रू विच ए लाइन ओरिजिनली, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच ए लाइन ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस, ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस, ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस गेट्स टर्न्ड ऑन। पहले लिख लो, इसको समझाऊंगा अभी, घबराइए मत। किस वाले की बात कर रहा हूं? शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन समझ लो ना? क्या लिखा? इट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच ए लाइन ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस गेट्स टर्न्ड ऑन, गेट्स टर्न्ड ऑन अप्लाइंग, गेट्स टर्न्ड ऑन अप्लाइंग ए टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स, गेट्स turned on applying tangential deforming force। ये वाला थोड़ा अलग सा है, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना, घबराइए मत, मैं बता रहा हूँ, सब बताऊंगा। जब हम इतने सारे यहाँ पर चीजें देख रहे हैं तो सब कुछ पता चल जाएगा। वो भी लेके आना चाहिए था हमें, शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन दिखाने के लिए, बढ़ाई भी बन जाते। ठीक है ना? बढ़ाई भी बन के देखना चाहिए। ठीक है, सुनो हे बच्चे ध्यान लगाओ उधर, क्या बताया? अच्छा पहले तो आप मुझे शेयर स्ट्रेस बताओ। शेयर स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस सर टेंजेंशियल फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको शेयर स्ट्रेस कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। जैसे सपोज कर लीजिए कि मान लो कि ये कोई एक चीज मैंने यहां लटका दी हवा में ऐसे, और सर विंड ना डेली, अक्सर विंड इधर की ओर बहती है, यहां मैंने ऐसे ही एक पेड़ पे ले जाकर के क्या कर दिया, एक लोहे की रॉड लटका दी। तो भैया विंड जो है ना, हवाएं मान लीजिए ऐसे चलती हैं, प्लीज ध्यान दें, बहुत काम की बातें बता रहा हूं इस तरह भाई, इतने सारे लाइव एग्जांपल शायद कोई आपको बता ले। ठीक है ना? मान लीजिए कि मैंने कहा विंड ऐसे ब्लो कर रही है, अब जब विंड ऐसे ब्लो कर रही होगी तो ये हवा इसको क्या कर देगी इधर, किसके बेस पर? बोलो बोलो ना यार, ये हवा से ये यहां कैसे चला गया? कौन सा प्रिंसिपल काम आ रहा है? बोलो ना। अरे कोई भी चीज यहां से यहां जाना मतलब क्या?
टॉर्क के बगैर जाएगी क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स के बगैर रोटेट करेगी क्या? यार ये मैंने यहां पे हैंग की हुई है और ये ऐसे चले गई, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। हवा का फोर्स आया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी थी, उसने इसको क्या कर दिया? मोमेंट प्रोवाइड कर दिया। ये मोमेंट ऑफ फोर्स के एक्सपेरिमेंट रह गए थे हमारे, वो करेंगे, ठीक है ना? तो अभी ध्यान लगाओ, ये आ गया आपका मोमेंट। इसकी वजह से मान लीजिए कि ये हवा के दबाव से इधर की ओर आ गई ये रॉड। अब रोज रोज हवाएं चल के ऐसे चल रही हैं, ऐसे इससे पार होके जाती हैं, तो इसके ऊपर नीचे सरफेस से क्या होके जाती हैं? रगड़ खाते हुए हवाएं चलती हैं। इतना फोर्स होता है हवाओं तक में कि इसकी शेप और साइज को बिगाड़ने तक की ताकत रखती हैं। लोहे की भी होगी तो भी। तो बात को समझ में ना? पता लगा थोड़े दिन बाद आपने जाके देखा हल्का सा सर ना, हल्का सा इधर से इधर की ओर क्या हो रहा है? मास बढ़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना? मतलब ये कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे? ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? टेंजेंशियल फोर्स। समझ गए ना? टेंजेंशियल फोर्स। क्लियर हो रहा है? इस टेंजेंशियल फोर्स के कारण, अब मैं यहां समझा रहा था, अभी मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये है टेंजेंशियल फोर्स। हमने यहां कोई ऑब्स्टेकल लगाया और इसके ऊपर यहां से टेंजेंशियली एक फोर्स डेवलप किया, तो इसने क्या बोला? आप नहीं समझ पाया, उसने बड़ी अच्छी सी बात कही। उसने कहा इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच ए लाइन ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस। बताओ इसका फिक्स्ड फेस कौन सा है? जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा कौन सा फेस ऐसा है जो फिक्स्ड रहेगा? सर ये नीचे वाला जो इसके कांटेक्ट में है सर, उसको आपने फिक्स कर दिया है। असली तो यही है ना, फिक्स तो यही होगा। सर दबाव आप ऊपर डाल रहे हैं तो ये हल्का सा क्या हो जाएगा? टिल्ट हो जाएगा। सर किस तरह की शेप ले लेगा? रोम्बस शेप ले लेगा। अभी स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब ज्यादा फोर्स लगाते जाओगे टेंजेंशियल फोर्स, तो ये क्या करेगा? टिल्ट हो जाएगा हल्का सा। वो इसने कहा ये जो ओरिजिनल फेस था, जो कि फिक्स्ड फेस के साथ कितना एंगल बना रहा था? 90 डिग्री। ये ओरिजिनल फेस के साथ जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना था, वही परपेंडिकुलर अब कितना एंगल बना लेगा? मान लीजिए कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये यहां पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो एंगल मेड करेगा, ये एंगल कहलाता है क्या? शेयर स्ट्रेन। आई बात समझ में? जैसे मैं फिर कह रहा हूं बार बार, अरे नहीं समझ पा रहे हो? समझ लो, यहां समझ लो, ठीक है ना? ये रही आपकी एक किताब, इस पे फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा ये। मतलब ये मैंने यहाँ ऑब्स्टेकल नहीं लगाया, उसके बाद भी रुक रहा है, तो क्यों रुक रहा है बोलो? मेरे हाथ और इसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा, मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा ऊपर से, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, टेंजेंशियल फोर्स। जब मैं इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ, आप क्या देख रहे हो? टिल्ट हो रहा है, इसके शेप में हल्का सा बदलाव आ रहा है। अभी ये बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर था ऐसे, लेकिन जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो सर ये हिस्सा कुछ ऐसे हो गया और ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे हो गया। इसका ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये जो फेस है, ये जितना एंगल टर्न कर गया वो एंगल ही कहलाएगा क्या? शियर स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। क्लियर? अभी कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट छोटा सा एक टर्म बचा रहा हूं बस, है ना? अरे भाई ये तो समझ में आ गया ना? नहीं देखो लिखो जल्दी से। हाँ बच्चे, फ्रिक्शन बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना? फ्रिक्शन टेंजेंशियल स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो भी टेंजेंशियल ही लगता है ना, उसी टेंजेंशियल स्ट्रेस से छिलती हैं चीजें। वो हमारे जो टायर घिसते हैं गाड़ियों के, क्यों घिसते हैं? छिलती हैं उससे। टेंजेंशियल स्ट्रेस का काम जनरली चीजों को क्या करना होता है? वियर एंड टियर बढ़ा देना, छील देना, ठीक है ना? घिस देना, घिसा देता है चीजों को। सिल का बट्टा क्या कर दे रहा है? घिस दे रहा है नीचे वाली सिल को। समझ रहे हो ना? कोई डाउट है? नहीं, बहुत सही। चलो भाई, अरे हे बच्चों ध्यान लगाओ उधर। बस एक छोटा सा टर्म और बचा है, जल्दी से प्लीज लिखें, मॉडिफाइड हुक्स लॉ। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जल्दी करें। मॉडिफाइड हुक्स लॉ, क्योंकि मुझे काफी कुछ करवाना है, आप लोग लेकिन समझ नहीं रहे हैं बात को, है ना? मॉडिफाइड हुक्स लॉ, ठीक है? तो आप देखो, हुक्स ने बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई किया अपने लॉ को। और किस तरह का लॉ है ये? मॉडिफाइड हुक्स लॉ। लिखिए, इट स्टेट्स दैट द स्ट्रेस is always directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain within elastic limit of the body. Within elastic limit of the body. Stress is directly proportional to strain. बताओ दिव्यांशु क्या मतलब है इस बात का? जब हम किसी चीज पर लोड डालकर उसको एक्सटेंड करेंगे ना, उसके अंदर जब खिंचाव पैदा हो, सर जितना ज्यादा खिंचती चली जाएगी उतना ही ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होता चला जाएगा। भाई कोई आदमी मान लो
दिव्यांशु को पकड़ के दो लोग खींचने लगे, एक हाथ पकड़ के उधर खींच रहा हो, एक पैर पकड़ के इधर खींच रहा हो, तो जितना ज्यादा इसकी बॉडी में स्ट्रेचिंग आती जाएगी उतना ही स्ट्रेस डेवलप होता जाएगा। अगर ये रबर है तो फिर अलग बात है, अगर फ्लेक्सिबल है तो अलग बात है, अगर इलास्टिक है तो अलग बात है। इलास्टिक ज्यादा होगा, अगर इलास्टिक ज्यादा होगा तो बॉडी में इलोंगेशन बहुत कम आएगा, समझ गए ना। और फ्लेक्सिबल होगा तो इलोंगेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ये बहुत इलास्टिक हो गया, समझ गए ना। बहुत अच्छे, चलो बस हो गया, ध्यान दे देना ना। क्योंकि सुनो दिमाग, तुम भाई बात समझो, तुम्हें समझ में आ रहा है ना जो चल रहा है पक्का। भाई मेरे प्यारो बड़ी गजब की इंजीनियरिंग चल रही है, ये तुम नहीं मान रहे हो अभी भले ही। सुनो, इसका मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेन मतलब जितना ज्यादा किसी चीज की डायमेंशन में चेंज आता जाएगा उतना ही उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होता जाएगा। वही कहने का मतलब हुआ कि मान लो टाइटैनिक की शेल की जो लेंथ थी वो जितनी बढ़ती गई, मतलब उसमें इंक्रीमेंट या उसमें डिक्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जितना बढ़ता गया उतना ही उस पर स्ट्रेस बढ़ता गया। समझ गए ना। बहुत अच्छे। इसका मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वलिटी में बदलने की कोशिश की तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू सर वाई ई। वेरी गुड, समझ में आई बात ना। सिग्मा इज इक्वल टू वाई, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में बदलता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को अपनी मर्जी से नाम दिए गए हैं बाद में। तो वाई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ मेरी बात ना। तो वेयर वाई इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज, वेयर वाई इज कांस्टेंट। ये बच्चों इतनी देर मैंने क्यों लगाई, नहीं तो मैं आके आपको सारी चीजें डायरेक्ट दिखा देता बस। इट इज नोन एज, जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तब तक प्रैक्टिकल करने में मजा नहीं आता। अब देखिए, व्हेन वेयर वाई इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। अगर ये बात आपकी समझ में आ रही है तो आप ऑलरेडी दो फॉर्मूले जानते हैं, ठीक है ना। बताओ सिग्मा बराबर क्या होता है सर, सिग्मा बराबर होता है एफ अपॉन ए, और सर ई बराबर होता है क्या, डेल्टा एल अपॉन एल। तो सर मैंने सिग्मा और इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 माना। तो बताओ फ्रॉम 1 2 एंड 3, बोलिए ना बच्चों, 1 2 एंड 3 क्या कर दूंगा, उठा के वैल्यू रख दूंगा ना सर इनकी। तो ये आ जाएगा सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। यहां से आपका वाई इक्वल टू आ जाएगा सर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, और सर ये एक फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए वाई। जरा याद करो, मैंने आपको उस समय ये बताया था, याद है जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग तो ये देख रहे थे, ठीक है। अभी इसको भी देखेंगे, ठीक है ना, दोबारा सही मायनों में। इसको ये तब तक आया नहीं था, लेकिन मैं उस दिन बहुत कुछ आपको बता दिया था एक ही दिन में। डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए वाई। बताओ इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन ए वायर। और मैंने आपको पहले बता दिया वायर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि थिन हो, मतलब कोई भी है ना। इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डिपेंड अपॉन लोड अप्लाइड ऑन द वायर, मतलब एफ। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, ओरिजिनल लेंथ जितनी ज्यादा होगी इलोंगेशन भी उतना ज्यादा आएगा। क्या गजब क्वेश्चन है, क्या गजब कहानी है, नहीं समझे। पिछली क्लास में नहीं देख रहे थे, जब हमने लेंथ बड़ी ली थी रबर की उसकी तो और ज्यादा खींच रही थी, समझ गए ना। जब उसको डबल कर दिया था, आधा कर दिया था लेंथ को, कम खींच रही थी। उसके पीछे हालांकि दूसरा भी कारण है, क्या, एरिया बढ़ेगा तो इलोंगेशन कम हो जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो इलोंगेशन घट जाएगा। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगा, ज्यादा इलास्टिक बॉडी होगी इलोंगेशन कम आएगा, कम इलास्टिक बॉडी होगी इलोंगेशन ज्यादा आएगा। अब अगर मैं तुम्हें कोई भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, अगर ये पूछूंगा बताओ कौन ज्यादा इलास्टिक इन दोनों में, बता पाओगे? इसके बेस पर आराम से एक्सपेरिमेंट करके तो पता लगा लेंगे। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी हो किसी की, घर बैठे पता कर लो। किसी भी मटेरियल की क्या पता करनी है हमें, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस एक्सपेरिमेंट बहुत एक्यूरेसी के साथ करना। कैसी एक्यूरेसी, जितना लोड डाल लो वो पता कर लो, ओरिजिनल लेंथ मेजर कर लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर कर लो, और डेल्टा एल मेजर कर लो। इनकी सबकी वैल्यूज रखते चले जाओ, क्या मिल जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाएगा मटेरियल का, जो कि मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए इसको अभी फिलहाल इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।